Hello everyone, welcome to Gashruat class, Eureka tutorials. So you can see beautiful images over here. आपको बहुत ही प्यारी images यहाँ पे दिख रही होगी. And basically क्या है, we are like it's a continuation of our previous lectures in which I asked you to plot a graph. And we are covering cyclin and cyclin dependent kinases basically. And previous lecture में मैंने आपसे पूछा था कि आप ये मुझे बताइए कि cyclin dependent kinases को और cyclins को अगर हम बात करें concentration की और अलग अलग phases of meiotic cycle की, तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, correlate आप किस तरीके से कर सकते हैं. तो आंसर आपका यहाँ पे है आज के इस लेक्चर में बेसिकली. एंड आई होप आपने कॉमन सेंस यूज करते हुए प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया होगा कॉन्सेप्ट को और ये बड़ी आसानी से कर दिया होगा, ग्राफ प्लॉट कर दिया होगा. क्लियर है? राइट. सो it's pretty simple, right? So if we are like plotting a graph like this is like concentration of different cyclins at different phases of cell cycle, तो किस तरीके से अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो साइक्लिन डी जो है ऐसे से इस तरीके से जा रहा है, जीवन से स्टार्ट होते 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 जा रहा है और खत्म हो रहा है यहाँ पे. तो जब जब जिस साइक्लिन की जिस फेज में जरूरत होगी उस तरीके से उस टाइम उसका सिंथेसिस होगा और फिर उसका डिग्रेडेशन होगा. बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे. सिंपल, वेरी सिंपल. अब इसमें याद करने वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना. आसानी से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस कर देंगे, ग्राफिकल बेस्ड और स्टैटिस्टिकल बेस्ड. So cyclin B goes this way and then comes down. Similarly cyclin E goes this way. यहाँ पे उसकी जरूरत है, ऐसे ऐसे चला और उसके बाद में जब जरूरत खत्म हो गई, it undergoes degradation. Similarly with cyclin A, it's like starting from this very phase and then undergoing degradation. Similarly with cyclin B, it's pretty simple. Now asking you again, if I ask you to plot a graph for cyclin dependent kinases also, question mark, how would you plot a graph? Okay, simple. Now here in this particular image also, if we correlate the activity of MPF, that is mitosis promoting factor and cyclins, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये साइक्लिन्स, जैसे जैसे एमपीएफ की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो अगेन जब जब जरूरत हो रही है साइक्लिन्स की, तब तक साइक्लिन्स बढ़ रहे हैं. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. तो ये जा रही एक्टिविटी एमपीएफ की, ये बढ़ रही है और साइक्लिन्स भी उसी तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं. कॉमन सेंस, वेरी सिंपल. ओके ओके. So today's lecture is also very interesting and a lot of things are going to be discussed. And I have been consistently asking you people कि if we talk of cancer or tumor progression, can we correlate cyclins or CDKS or like the complexes of like cyclins और CDKS? तो क्या हम इन चीजों को कैंसर से, ट्यूमर प्रोग्रेशन से have been consistently asking again and again and again and again, ठीक है, correlate कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं. and a lot of researches have been ongoing when we talk of oncology. तो बहुत ही बढ़िया रिसर्चेस चल रहे हैं, काफी सालों से चल रहे हैं कैंसर पे. एंड इफ यू विश टू डिजाइन अ पर्टिकुलर ड्रग, अगर आपका इंटरेस्ट है ऑन्को में, ड्रग डिजाइनिंग में, नैनो टेक्नोलॉजी में, तो लॉट ऑफ ब्यूटीफुल स्टफ्स. सो यहाँ पे देखिए, आप इस इमेज से क्या समझ रहे हैं? ड्रग्स दिख रही है आपको, इनहिबिटर्स दिख रहे हैं आपको, साइक्लिन्स दिख रहे हैं आपको. क्या है ये सब? व्हाट इज इट एक्चुअली? ओके ओके. तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए. एंड अगेन पेपर लाइक एक इमेज है यहाँ पे जो कि मैंने रिसर्च पेपर में से निकाली है. So we'll discuss this too, and before discussing these stuffs, so today's topic is basically
inhibitor, CDK inhibitor proteins we are going to discuss, and important stuffs related to cancer and other things. So I am asking you again, like not exactly asking, telling you something over here, कुछ बताना चाहती हूँ मैं आपको कि if we are appearing for research examinations like JRF हो गया, GATE हो गया basically, तो they are not टेस्टिंग योर क्वांटिटी कि आपने कितनी पढ़ाई की है. बेसिकली हम पढ़ते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं हम लोग, बट द थिंग इज दे आर टेस्टिंग योर रिसर्च स्किल्स. यू आर ऑलरेडी अ रिसर्च स्कॉलर और अ साइंटिस्ट. उस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस. तो आप कितना ज्यादा कर लीजिए, कितना ज्यादा कर लीजिए, कितना ज्यादा कर लीजिए, उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला. यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज प्रैक्टिकली. यू आर ऑलरेडी अ रिसर्च स्कॉलर. आपको एक आउटकम दिखाना है. दे आर गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच you are a scientist already, and you have to tell them the outcome of that particular question asked, that experimental based question. Simple. क्लियर है? क्लियर है. चलिए ये टेबल हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है CDK inhibitor proteins. Okay, so we discussed about cyclin dependent kinases. तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इनहिबिटर प्रोटीन्स के बारे में. तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स ब्रॉडली स्पीकिंग. वन इज CIP और KIP फैमिली. अदर वन इज INK4 CDK, INK4 family basically. ठीक है. So two families are there. If we talk of CDK inhibitor proteins, and what exactly these proteins, ये जो होते हैं, ये मैमल्स में होते हैं और ये टारगेट करते हैं साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की कॉम्प्लेक्सेस को. ठीक है. ठीक है. तो वो जो कॉम्प्लेक्स जो नॉर्मल तरीके से जो बनना होता है एक सेल साइकिल को प्रोग्रेस करने के लिए, वो नहीं होगा इन इनहिबिटर्स की वजह से. बिकॉज ऑफ दीज इनहिबिटर्स, एंड आई एम आस्किंग यू अगेन, आर इनहिबिटर्स नेसेसरी व्हेन वी टॉक ऑफ सेल साइकिल प्रोग्रेशन? क्या वो जरूरी है? अगर हां तो क्यों? सो CIP stands for CDK interacting protein, and KIP stands for kinase inhibitory प्रोटीन. सो नाम से ही पता लग रहा है ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये इनहिबिटर्स होते हैं. और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है तीन तरीके की प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, P21, P27, P57, एंड दीज आर टारगेटिंग एवरी साइक्लिन्स. राइट. सारे साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को टारगेट कर रहे हैं, and on the basis of which basically they inhibit the kinase activities of CDKs. Clear? Simple, very very simple. तो जो प्रॉपर तरीके से कॉम्प्लेक्स बनना था वो नहीं बन पाएगा. अगेन आस्किंग यू, व्हाट इज द मैकेनिज्म? क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों कॉम्प्लेक्सेस को बाइंड कर रहे हैं या फिर इनहिबिट कर रहे हैं एक्टिविटीज को, काइनेज एक्टिविटी को? इसी तरीके से दूसरे वाले जो होते हैं INK4, ये होते हैं इनहिबिटर्स ऑफ CDK4, और ये चार तरीके के होते हैं. दीज आर ऑफ लाइक देयर आर
The family includes P16, P15, P18 and P19 and they target CDK4 and 6. इसको टारगेट करेंगे, उसकी एक्टिविटी को गड़बड़ कर देंगे, ठीक है, इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, और जो प्रॉपर जो होना था, उसको मिलना जो था साइक्लिन डी से, वो नहीं हो पाएगा इन इनहिबिटर्स की वजह से। सिंपल, वेरी सिंपल, क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन। आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि कौन से क्या किसको टारगेट कर रहे हैं। पार्ट बी में इस तरह की क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट इफ वी टॉक ऑफ पार्ट सी, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली फ्रेम क्वेश्चंस लाइक व्हिच इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस। So try to correlate the stuffs in live experimental manner. Okay. So एक और चीज यहाँ पे, let's talk of like INK4 family, which includes P15, P16, P18 and P19, ठीक है। So ये चार है जो कि INK4 फैमिली के मेंबर्स हैं, पार्ट है, और इनको जो नाम दिया गया है, इनकी जो नाम है, तो वो है INK4B, INK4A, INK4C, and the last one is INK4D. Simple, very simple. So protein complexes, if these inhibitors are acting, the proper mechanism is not going to take place, and what would happen if these inhibitors are active? माने यहां पे टारगेट कर दिया है, इस वाले साइक्लिन ई को टारगेट कर दिया है, ये वाले पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को, तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा। इस तरीके से सोचिए, व्हाट विल हैपन? अगर इस वाले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को टारगेट कर दिया तो क्या होगा? सिंपल, वेरी सिंपल ना। ओके, दीज आर like inhibitors. Let's discuss this particular paper, which is very again interesting, and you would be like understanding the things in live manner, practical manner में आप चीजें और चीजें समझ लेंगे इस जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिसर्च पेपर है और बात हो रही है ब्रेस्ट कैंसर की इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में। एंड अगेन आई एम आस्किंग यू कि साइक्लिन और ये सब जो है P16 और CDK6, साइक्लिन डी, कुछ छेड़खानी होती है इसमें? If we are comparing a normal patient and a tumorous patient, cancerous patient, so you can easily see here, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ वही डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं। नॉर्मल में देखिए बैंड्स कैसे हैं और ट्यूमर में कैसे है। अगर हम बात करें P16 की, CDK6 की, इसी तरीके से साइक्लिन D1 के आप बैंड्स देखिए, कंपेयर कीजिए नॉर्मल को और ट्यूमर को, ट्यूमरस पेशेंट को, कैंसरस पेशेंट को, इसी तरीके से साइक्लिन D1 और CDK6। तो लैबोरेटरीज में इस तरीके से दिखता है। सपोज अ पेशेंट हैज गॉन टू अ डॉक्टर और उसको लाइक पॉसिबिलिटी है, डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि भाई कैंसर की उसको संभावना लग रही है। सो ही वुड आस्क दैट पर्टिकुलर पेशेंट टू गो टू विजिट अ लैबोरेटरी। वहां पे जाने को बोलेंगे और टेस्टिंग के लिए बोलेंगे, तो बायोमार्कर टेस्टिंग होती है, कैंसर बायोमार्कर्स आर देयर, and on the basis of this, like again this is very interesting, biomarkers, तो इन बायोमार्कर्स की हेल्प से पता लग जाता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं। तो ये सिर्फ कैंसर में नहीं, और भी जो डिसीजेस है, अगर प्रोग्नोसिस करना है डिसीज के बारे में, कंफर्मेटरी जो टेस्ट होते हैं, तो वी lab people utilize these biomarkers, and these inhibitory proteins basically they could be used as biomarkers too. क्लियर? इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? तो बायोमार्कर्स का काम कर रहे हैं।
ठीक है, बीमारी के बारे में बता देंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। और कुछ भी गड़बड़ी होती है अगर उनमें फ्लक्चुएशन अगर दिखते हैं लैब्स में, वो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई इस पेशेंट को कैंसर तो है। तो अगर हम बात करें P16 की अगेन, तो P16 क्या है? एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन ही तो है, जो कि एक बायोमार्कर के तौर पे यूज भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, बताइए क्यों? क्यों बताइए? So it's a tumor suppressor protein which is basically encoded by a gene, and that is CDKN2A. This gene encodes P16, and this protein plays an important role in slowing down cell division when it has to progress to G1-2S phase. तो इस प्रोटीन का काम ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, इसको ये स्लो डाउन करेगा। आप मुझे अब बताइए, नाउ यू गाइस टेल मी, इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद द फंक्शन ऑफ P16 और इफ आई डिलीट अ पार्ट ऑफ DNA सीक्वेंस और दिस पर्टिकुलर जीन, अगर इस जीन के साथ कुछ छेड़खानी हो जाए तो क्या होगा? P16 का जो फंक्शन है जो नॉर्मल तरीके से होना था वो नहीं होगा। तो उसका आउटकम क्या होने वाला है? what would be the outcome? So can I again correlate it with cancer? Can it be used as a biomarker? इस तरीके से हो रहा है। So ये जो जीन्स होती हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स होते हैं, तो इनमें बेसिकली म्यूटेशन हो जाता है। वी टॉक ऑफ ओरल कैंसर आल्सो, लाइक देयर आर लॉट ऑफ कैंसर्स, राइट? तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशंस हो जाते हैं इन जीन्स में। P16 में क्या हो जाता है? हाइपरमिथिलेशन हो जाता है। तो जो प्रॉपर चीज होनी थी वो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, दिख जाते हैं कि ये गड़बड़ी है। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। इजंट इट इंटरेस्टिंग? Everything is systematized. Nature has again. Clear? I hope you are thinking out of the box. एक आपको पेशेंट मैंने अभी दे दिया है, आप उस पर क्या करें? रिसर्च कर रहे हैं। So this topic is again very, very, very important. Inhibitory proteins definitely play a very important role if we talk of cell cycle. And checkpoints again a very important topic. And here you can see like ये तो बहुत हम करते ही आ रहे हैं, सेल साइकिल के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं। ड्यूरेशन इज देयर, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ G0 phase अगेन, व्हाट इफ G0 phase इज नॉट वर्किंग हैपनिंग, अगर G1 phase में गड़बड़ जाए तो क्या होगा? इस तरीके से सोचना है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे भी यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज कि INK4 फैमिली जो है टारगेट कर रहे किसको? CDK4/6 को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से साइक्लिन D1 जो कि नॉर्मल तरीके से जुड़ना था वो नहीं जुड़ पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन मार्क आस्किंग यू थर्ड टाइम। किस तरीके से कर रही है? Similarly, P21 is targeting this, P27 is targeting CDK2, and the things which are like now सब कुछ इस गड़बड़ी, राइट? गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी से रोक रहे हैं सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। Isn't it very interesting? So that's all about today's lecture. I hope you are understanding each and everything practically. Okay? So we'll discuss more stuffs later. Thank you so much, dear children.